हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स। मींस जैसे कि हमें पता है कि हम स्टीरियो केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं वो हम मॉलिक्यूल के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हमारा जो पेज है या ये नोटबुक का जो पेज है ये हमारा टू डायमेंशनल होता है। तो अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल की स्टडी करनी है तो हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो अब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को तो हम इस पेपर में नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2D में लिख कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वही आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि 4 डिफरेंट तरीके से हम मॉलिक्यूल के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2D पेपर पे लिख सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, सेकंड है फिशर प्रोजेक्शन, थर्ड है सॉहर्स प्रोजेक्शन एंड फोर्थ है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, जिसको कि हम वेज और डैश प्रोजेक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। ये सबसे कॉमनली यूज़ होने वाली रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि जितने भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि हम 3 डिफरेंट टाइप्स की लाइन का यूज़ करते हैं इस 3D स्ट्रक्चर को लिखने के लिए। तो वो 3 डिफरेंट लाइंस क्या हैं? फर्स्ट होती है सॉलिड वेज लाइन, जिसको कि हम इस तरह से डार्क लाइन की फॉर्म में दिखाते हैं। इसका मतलब होता है कि जो बॉन्ड है आपका वो टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है, ठीक है, या फिर वो अबव दी प्लेन है, ठीक। जो नेक्स्ट लाइन है दैट इज डैश लाइन। डैश लाइन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो बॉन्ड है वो अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर है, मतलब कि वो बिलो द प्लेन है, ठीक है। थर्ड लाइन है कॉन्टिन्यूस लाइन। कॉन्टिन्यूस लाइन को स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं और इस बॉन्ड का मतलब होता है कि बॉन्ड जो है वो पेपर के प्लेन पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मैं मॉलिक्यूल का ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखती हूँ, ओके, अगर मैं इस मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखते हैं तो कैसे होगा? लेट अस सपोज कि ये है हमारे पास इस तरह से, ये ले लीजिए, ये, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो ये जो हमारा पिंक, ये कार्बन एटम और ये वाला जो ब्लू बॉल है ये एक प्लेन में है, ठीक है, ये इस तरह से एक प्लेन में है। तो हमें देख रहे हैं कि जो ये पर्पल वाली बॉल है ये प्लेन से ऊपर है ना, ऊपर, और ये जो ग्रीन वाली है फ्लोरोसेंट जो है वो प्लेन से नीचे है, या आप ऐसे भी देख सकते हो, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो 3 एटम्स हैं ये मेरे पूरे हाथ पे इस तरह से एक प्लेन में आ रहे हैं, जबकि ये ऊपर है और ये ग्रीन वाला जो है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है, ओके। तो इनको दिखाने के लिए, इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को दिखाने के लिए हम क्या कर देते हैं कि ये जो प्लेन में है पिंक एंड ब्लू, इसको हम दिखाते हैं कॉन्टिन्यूस लाइन से, ओके। और जो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मैं यहाँ से देख रही हूँ इसको, तो ये मेरी तरफ को है, तो ये इसको हम दिखाएंगे वेज बॉन्ड से, ओके। और ये जो है अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर है, मुझसे दूर है, तो मैं इसको किससे दिखाऊंगी? डैश वाले बॉन्ड से। वैसे भी जो भी चीज़ हम पास से देखते हैं, जो चीज़ हमें पास दिखाई देती है वो हमें क्लियर दिखती है, तो क्लियर दिखाने के लिए डार्क बॉन्ड लगा दिया है। और जो हमसे दूर होती है उस चीज़ को दिखाने के लिए, वो वैसे भी हमें फेडेड दिखाई देती है, तो फेडेड दिखाने के लिए उसको डैश का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि जो चीज़ हम हमारे पास को है उसको वेज से दिखाएंगे, जो दूर है उसको हम डैश से दिखाएंगे, और बाकी जो प्लेन में है पेपर के वो हम कॉन्टिन्यूस लाइन से दिखाएंगे। तो ये तो सिंगल कार्बन के लिए थी बात, ओके। अब जैसे हम इस एग्जाम्पल में भी यहाँ देख सकते हैं कि जो CH3 और C2H5 हैं ये दोनों प्लेन में है, जबकि OH ग्रुप जो है वो टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है और H जो है वो अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर है या बिलो दी प्लेन पे प्रेजेंट है। ये तो सिंगल मॉलिक्यूल की बात है। अगर हमें यही स्ट्रक्चर, फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर जो है एक कार्बन से ज़्यादा, मतलब कि 2 कायरल कार्बन के लिए लिखना हो तो कैसे लिखेंगे?
ठीक है। तो ये है कि एक कायरल कार्बन आपकी यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तो एक कार्बन जो है वो अप आएगी और दूसरी जो है वो बिलो आएगी। ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है कि ये कायरल कार्बन है, इस पे 4 एटम, 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये H जो है वो डैश पे दिखा है, इट मीन कि वो बिहाइंड द प्लेन है। ओके। और ये अबव दी प्लेन है। तो ये जो 2 बॉन्ड है ये हमारे कहाँ है, प्लेन पे। सिमिलरली अब इस कार्बन को अगर हम देखें तो इसका एक बॉन्ड ये तो प्लेन वाला आ गया, तो दूसरा बॉन्ड कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। और ये आपका डैश वाला बॉन्ड बिलो द प्लेन और ये अबव द प्लेन। ठीक है। ये 2 कार्बन के लिए थी। अगर मैं मान लो मुझे 3 कार्बन के लिए लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन फिर अप में जाएगी इस तरह से। तो इसके क्या होंगे, हमारे पास इस कार्बन पे एक जो होगा वो आपका प्लेन वाला बॉन्ड, एक डैश वाला बॉन्ड और एक हमारा वेज वाला बॉन्ड। ठीक है। सिमिलरली इस कार्बन पे भी 2 प्लेन वाले तो आ गए हैं, बचा क्या, एक डैश और एक प्लेन, सॉरी वेज। ठीक है। अब इस कार्बन पे देखें तो इसका भी एक प्लेन वाला बॉन्ड और सेकंड प्लेन वाला बॉन्ड, बचे क्या, एक डैश और दूसरा वेज। क्लियर है। सिमिलरली अगर फोर्थ कार्बन के लिए भी मैं देखूं तो इसका एक प्लेन जो होगा वो इस तरह से आएगा और ये आपका डैश और ये वेज। ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, एक जिग जैग पैटर्न बन रहा है। ठीक है। तो जिस तरह से हमारी कार्बन एटम जो है बढ़ते जाएंगे, जिग जैग पैटर्न भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए इसको हम जिग जैग कॉन्फॉर्मेशन भी बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्फॉर्मेशन है दैट इज फिशर प्रोजेक्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं फिशर रिप्रेजेंटेशन। ये जो रिप्रेजेंटेशन थी ये हरमन एमिल फिशर ने 1891 में दी थी। ठीक है। ये क्या है, प्लेनर प्रोजेक्शन है मॉलिक्यूल की, मींस 2D रिप्रेजेंटेशन है, और वो भी किसकी, फ्लाइंग वेज वाली रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम 2 लाइंस यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस लाइंस यूज़ करते हैं, जो कि आपकी एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल लाइन होती है। ठीक है। तो इन दोनों लाइन का जो सेंटर में क्रॉस, इस प्लस साइन के जो सेंटर में इंटरसेक्शन आता है वो कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। फिशर प्रोजेक्शन में हम कभी कहीं पे भी कार्बन एटम को नहीं लिखते हैं, ये जो क्रॉस इंटरसेक्शन है यही कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब इसमें जो ये वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं या ये जो बॉन्ड्स हैं ये अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर हैं। तो हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, डैश के फॉर्म में इसको हमने दिखाया हुआ है। ठीक है। अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर है, या आप बोल सकते हो कि ये बिलो दी प्लेन प्रेजेंट है। और ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन का मतलब होता है कि जो बॉन्ड्स हैं या सब्स्टिट्यूएंट हैं वो अबव दी प्लेन है। ठीक है। और या तो वो टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है। ठीक। तो ये मेन चीज़ थी यहाँ पे कि 2 ही लाइंस यूज़ की जाती हैं, एक वर्टिकल और एक जो है वो हॉरिजेंटल लाइन होती है। क्लियर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रोजेक्शन में कि जो हमारे ऑक्सीडाइज्ड फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो वर्टिकल लाइन के टॉप पे आता है। ठीक है। और जो लार्जेस्ट कार्बन चेन होती है वो भी वर्टिकल लाइन पे ही आती है। ओके। उसको जो नंबर ऑफ कार्बन जैसे इंक्रीज होते चलते हैं वो आपकी वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे वो नहीं होंगे। ठीक है। ये तो हमने एक कायरल कार्बन के लिए लिखा है इस फिशर प्रोजेक्शन को। तो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप आ गया टॉप पे, और जो कार्बन चेन है 3 कार्बन चेन है 1 2 3, ये हमने वर्टिकल लाइन पे लिखी है। इधर आप देख सकते हैं कि इस सेंटर में एक ही कार्बन है और इसके सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। ठीक है। तो ये एक कायरल कार्बन के लिए थी, लेकिन जो हमारी फिशर प्रोजेक्शन होती है उसको हम एक से ज़्यादा के स्टीरियो सेंटर या कायरल सेंटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। 2 कायरल कार्बन के लिए भी लिख सकते हैं, 3 के लिए भी लिख सकते हैं, 4 के लिए भी लिख सकते हैं, 5 के लिए भी लिख सकते हैं। जितने भी हमारे पास कायरल कार्बन या स्टीरियो सेंटर आते हैं उनके लिए बस हमें कायरल कार्बन के लिए क्या करना होता है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वही ऐड करनी होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए
जैसे कि यहाँ पे मुझे 2 कायरल कार्बन के लिए लिखा है मैंने कि ये एक कायरल कार्बन ये है, दूसरा कायरल कार्बन ये है, तो मैंने क्या किया है 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स लगा दी हैं, ठीक है, और इसके सब्स्टिट्यूएंट्स को एज इट इज़ लिख दिया है। अब मेन चीज़ जो है वो फिशर प्रोजेक्शन की ये है कि जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है ये एक्लिप्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन जो होती है वो एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है मॉलिक्यूल की। हालांकि हमें पता है कि एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन जो होती है किसी भी मॉलिक्यूल की वो लीस्ट स्टेबल होती है, वो अनस्टेबल होती है, बट इवन दो फिशर प्रोजेक्शन जो है वो हमारी एक्लिप्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। यही इसकी एक ड्रॉबैक भी है कि एक्लिप्स्ड फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं फिर इस 3D मॉलिक्यूल को फिशर प्रोजेक्शन में, ओके। नेक्स्ट मेन पॉइंट है कि जो फिशर प्रोजेक्शन होती है उसको मेनली हम कार्बोहाइड्रेट्स या अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें जितने भी नंबर ऑफ कायरल कार्बन है उतने हॉरिजॉन्टल लाइंस हम यहाँ पे ऐड करते चलते हैं। तो ये है आपकी 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं, तो मतलब कि ये पेंटोज को रिप्रेजेंट करती है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। सिमिलरली हम अमाइनो एसिड्स के लिए भी लिख सकते हैं। अमाइनो एसिड्स में क्या होता है, सिमिलरली हम अमाइनो एसिड्स के लिए भी लिख सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन। तो जैसे यहाँ पे COH ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप है और ये H, ये CH3, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने H और NH2 को लिख दिया और वर्टिकल लाइन पे हमारे पास क्या आ जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप और नीचे आपका जो भी कार्बन चेन आपकी एडअप होती रहती है। तो यहाँ सिंपल मैंने CH3 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेन चीज़ की जो आपका फिशर रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे लिखी है, तो उसमें क्या क्या पॉसिबल रोटेशन जो हैं वो हो सकती हैं। और जब हम रोटेशन दे देते हैं स्ट्रक्चर को तो उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर हमें मिलता है उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर से क्या रिलेशन है, क्या वो सेम है या फिर वो एनेंशियमर्स हैं या क्या हैं, ठीक है। तो यही अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी रोटेशन जो है वो यहाँ पे अलाउड होती हैं। अलाउड मीन्स किस रोटेशन से हमें सेम स्ट्रक्चर मिल सकता है, ठीक है, वो अलाउड होंगी। और जिससे हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा वो हमारी नॉट अलाउड की कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट रोटेशन अगर हम यहाँ पे देखें 180 डिग्री की रोटेशन, वो भी विद इन अ प्लेन, प्लेन से बाहर नहीं, इन विद इन अ प्लेन अगर हम 180 डिग्री की रोटेशन देते हैं मॉलिक्यूल को तो क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है अभी, ओके। अगर मैं इसको 180 डिग्री की रोटेशन देती हूँ, मतलब मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, ये देखिए ये इस तरह से है मॉलिक्यूल, ठीक है। मैंने इसको 180 डिग्री की रोटेशन देनी है, ओके। ये देखिए 180 डिग्री की रोटेशन मैंने इसको दे दी, ओके। मतलब कि जो ग्रुप ऊपर था वो अब नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया। सेम जो लेफ़्ट में था वो राइट में चला गया और राइट वाला लेफ़्ट में आ गया, ठीक है। तो 180 डिग्री की रोटेशन देने पे मुझे अगर इस स्ट्रक्चर को मैं देखूँ, मैंने इसको पूरा यूँ घुमा दिया 180 डिग्री इस तरह से, तो जो अब में था वो डाउन पे आ जाएगा, जो डाउन पे था वो अप चला जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ़्ट में, ये होता है 180 डिग्री की रोटेशन। तो इस रोटेशन से 180 डिग्री की रोटेशन से मुझे जो स्ट्रक्चर मिलता है, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वलेंट होते हैं, ठीक है। तो ये वाली रोटेशन 180 डिग्री की रोटेशन इन प्लेन पे हमारे पास अलाउड होती है, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि अगर मैं मॉलिक्यूल को 90 डिग्री की रोटेशन देती हूँ तो क्या होता है, ओके। लेट अस सपोज ये है हमारे पास, या मैं इस मॉलिक्यूल को अभी के लिए ऐसे रख दें, ये देखिए, ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पे OH है वो लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट है, तो मैंने यहाँ पे पिंक को भी लेफ़्ट साइड पे रखा हुआ है। अब मुझे सिर्फ 90 डिग्री की रोटेशन देनी है। 90 डिग्री मीन्स कि ये वाली चीज़ यहाँ पहुँचेगी, इतना ही होगा ना 90। तो क्या करना है, मैंने इसको ये वाली चीज़ ऐसे पकड़ा, ठीक है, ये ऐसे पकड़ा और इसको सिर्फ 90 डिग्री रोटेट किया, ये ओके, ये रोटेट किया, है ना। उससे क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है कि जो OH यहाँ पे था वो अब कहाँ आ गया, डाउन पे, और जो यहाँ पे पर्पल थी वो बॉल वहाँ चली गई, ठीक है। तो ऑल
जितने भी सब्स्टिट्यूएंट थे वो 90 डिग्री जो है वो रोटेट कर गए हैं। ठीक है, तो अब बोलता है कि 90 डिग्री की रोटेशन देने पर इन प्लेन में, ये भी मैंने सिर्फ प्लेन के ऊपर ही दी है, आउट ऑफ प्लेन नहीं दिया है। तो बोलता है 90 डिग्री की रोटेशन देने पर मुझे जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एनेंशियमर। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेंज हो जाती है। अगर वो पहले आर होती है तो फिर वो एस बन जाती है। ये कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं ये हम नेक्स्ट आने वाले 1-2 टॉपिक्स के बाद में देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, आर और एस। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रख सकते हैं कि 90 डिग्री की रोटेशन देने पर जो आर कॉन्फ़िगरेशन होती है वो चेंज हो जाती है एस में। अगर एस होती तो वो चेंज हो जाती आर में। ठीक है, नेक्स्ट तो हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री की रोटेशन अलाउड नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या था, नेक्स्ट बोल रहा है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है अगर उसको हम 180 डिग्री की ही रोटेशन देते हैं, बट वो कैसे देते हैं, आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन पहले मतलब प्लेन में क्या था, प्लेन में हम इस तरह से रोटेट कर रहे थे। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन का क्या मतलब है कि ये फ्लिप कर देना, एक तरीके से फ्लिप कर देना। अगर ऐसी थी, अभी ऐसे थी तो इसको इस तरह से कर दिया, इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, तो बोलता है कि अगर हम मॉलिक्यूल को आउट ऑफ प्लेन रोटेट करते हैं या फ्लिप करते हैं तो वो अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है मीन्स उसमें कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, सेम चीज़ नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर मैं उसी पे जो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, लेट अस सपोज ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक चीज़ तो हमने बोल दी कि इसको अगर मैं ऐसे फ्लिप करती हूँ, ऐसे फ्लिप करने पे क्या हुआ, इन दो ग्रुप्स ने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, लेकिन ये दो ग्रुप जो है वो एज इट इज़ बचे। तो बोलता है इस तरह की जो फ्लिपिंग है, ठीक है, वो ऐसे को भी हो सकती है और ये फ्लिपिंग इस तरह से भी हो सकती है। ओके, जब मैं इस तरह से फ्लिपिंग कर रही हूँ तो सिर्फ ये दो ग्रुप चेंज हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे। और जब मैं इस तरह से फ्लिपिंग कर रही हूँ तो ये दो ग्रुप चेंज हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो बोलता है ये इस तरह की फ्लिपिंग जो है वो अलाउड नहीं है। और इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है कि अगर मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर दूँ, इसको यहाँ से निकाल के इधर इस तरह से एक्सचेंज कर दूँ, तो ये भी एक फ्लिपिंग की तरह ही एग्जांपल हुआ ना, कि ये दोनों ही चेंज हुए, ये तो फिक्स रहे। तो बोलता है कि एक्सचेंज, अगर आप एक टाइम एक बारी में इन दो ग्रुप्स को आपस में चेंज करते हो, किसी भी दो, या तो ये दो या ये दो या ये दो, अगर इनको किसी को भी आपस में जो है एक्सचेंज आप करते हो एक बार, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाती है। मतलब इस तरह का सिस्टम भी हमारे फिशर प्रोजेक्शन में अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दिखाया है कि अगर मैं इसको फ्लिप करती हूँ, फ्लिप करने पे भी क्या होता है, अगर मैंने इसको इस तरह से फ्लिप किया है तो COH और CH3 सेम ही रहते हैं, लेकिन OH जो लेफ़्ट में था वो राइट पे पहुँच जाता है और राइट वाला लेफ़्ट में पहुँच जाता है। और सेम ही चीज़ है कि अगर मैं बस यहाँ से इस H को निकाल के OH की प्लेस पे लगा दूँ और OH को H की प्लेस पे लगा दूँ, तो जो जब भी हमने फ्लिप करके देखा भी था मॉलिक्यूल को, फ्लिप करके मतलब बस ये ऐसे। ओके, या फिर इस तरह से आप इसको फ्लिप करवा सकते हो। ओके, तो कहता है कि ये दोनों, इसमें क्या होता है कि जो एस कॉन लैक्टिक एसिड था यहाँ पे, वो आर लैक्टिक एसिड में चेंज होता है। मतलब जो वट एवर द कॉन्फ़िगरेशन इज़ फॉर द इनिशियल कंपाउंड, इट इज़ इन्वर्टेड इन द आफ्टर द रोटेशन या आफ्टर द फ्लिपिंग। ओके, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप एक इंटरचेंज कराते हो किसी दो ग्रुप्स का, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। इट मीन कि एक इंटरचेंज जो है वो फिशर प्रोजेक्शन में अलाउ नहीं है। ओके, लेकिन अगर आप उसी में दो या फिर इवन नंबर की इंटरचेंजेस करा देते हो, 2 करा देते हो, 4 करा देते हो, 6 बारी करा देते हो, है ना, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपको एज इट इज़ सेम मिलती है। ठीक है, अगर आर थी स्टार्टिंग में तो लास्ट में भी आर मिलेगी। कैसे, तो वो देख, तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब मैंने क्या किया, इसमें पहले एक इंटरचेंज कराई, इन दो ग्रुप्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया। ये आर कॉन्फ़िगरेशन का लैक्टिक एसिड था, मैंने चेंज किया तो क्या हुआ, OH जो है COH की जगह चला गया और COH जो है OH की जगह पे आ गया, है ना। ये आपकी फ़र्स्ट इंटरचेंज हुई, तो हुआ क्या कि
R जो था वो S में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड इंटरचेंज कराया इन दो ग्रुप्स के बीच में, तो CH3 यहाँ आ गया और H इधर आ गया। अब हमें पता है कि इंटरचेंज होने पर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। तो ये S थी, अब ये क्या बन गई R। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अगर मैं दो इंटरचेंजेस करा रही हूँ तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम रहती है। अगर सिंगल करा रही हूँ तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी चेंज हो जाती है। तो ऑड नंबर कराने पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी और इवन नंबर की इंटरचेंजेस कराने पर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। तो मतलब कि ऑड नंबर वाला अलाउड नहीं है इंटरचेंज। ओके, अगर हमें इंटरचेंज करवाना भी है तो आपको इवन नंबर पे करवाना है। 2 बारी करानी है इंटरचेंज या 4 बारी करानी है या 6 बारी करानी है तो आपको स्ट्रक्चर सेम मिलेगा और वो वाली इंटरचेंज अलाउड होगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो यहाँ पे रोटेशन हम अगर किसी एक बॉन्ड को फिक्स करके बाकी 3 ग्रुप्स में दे दें रोटेशन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इस कार्बन और COH के बीच के बॉन्ड को फिक्स रखा हुआ है। अब मैंने सिर्फ इनकी रोटेशन की हुई है। रोटेशन मतलब कि इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। ओके, तो हमारे को जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिलती है वो सेम होती है, ठीक है। ये रोटेशन आप क्लॉकवाइज भी दे सकते हो, ये रोटेशन आप एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हो। तो दोनों जो स्ट्रक्चर हैं वो आपस में सेम होते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे इस बॉन्ड को फिक्स कर दिया और इन 3 को इंटरचेंज किया तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर भी आपस में सेम होंगे, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से, लेकिन कंडीशन है कि फोर्थ ग्रुप जो है वो आपका फिक्स रहना चाहिए। तो इस तरह की जो रोटेशंस होती हैं फिशर प्रोजेक्शन में वो अलाउड होती हैं, ठीक है। तो यह इस तरह हमारा फिशर प्रोजेक्शन का ख़त्म होता है। हालांकि इसमें एक ड्रॉबैक है, वो है मेन ड्रॉबैक जो है वो है कि ये एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल की। और एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन जो होती है वो अनस्टेबल कॉन्फर्मेशन है, फिर भी हम इसको दिखाते हैं और ये बहुत जगह पे जो है वो यूज़ भी होती है। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री और अमाइनो एसिड के लिए इसको यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ सॉ-हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। सॉ-हॉर्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारी सिर्फ 2 कार्बन एटम्स के लिए ही एप्लीकेबल होती है। मतलब कि इसमें हम 2 कार्बन एटम्स को ही यूज़ कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल में ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हैं तो उसे उनको हम जो है एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे या व्हाटएवर इज ऑन द सेकंड कार्बन पे, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूएंट्स कंसीडर होंगे। लेकिन जो सिस्टम है वो सिर्फ 2 कार्बन्स के लिए ही लिखा जाता है यहाँ पे। ये भी क्या है, प्लेनर रिप्रेजेंटेशन है किसकी, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन की ही, ठीक है। इसमें करते क्या हैं हम कि जो हमारे कार्बन है, 2 कार्बन एटम जो हैं उसको हम लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। ये एक स्लैंटिंग, उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसको हम एक स्लैंटिंग या फिर डायगोनल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बॉन्ड है 2 कार्बन्स के बीच का जिनके बीच में हमें क्या लिखनी है, सॉ-हॉर्स रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ये स्लैंटिंग लाइन पे। ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया। अच्छा, अब बात आती है कि कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते हैं, तो एक बॉन्ड को तो हमने स्लैंटिंग लाइन से दिखा दिया, बाकी के जो 3 बचते हैं उनको हम दिखाते हैं, 3 बॉन्ड्स को हम दिखाते हैं इस तरह से। वाई की फॉर्म ये एक्चुअल में बनाते हैं, ये वाई की फॉर्म बनाते हैं। और ये जो तीनों बॉन्ड्स होते हैं ये एक 120 डिग्री एंगल पे होते हैं। ये जो एंगल होता है ये वाला, ये क्या होता है 120 डिग्री। अब ये जो वाई है मीन्स ये जो सब्स्टिट्यूएंट हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो आइदर वाई की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर इन्वर्टेड वाई की फॉर्म में हो सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। लेकिन एंगल इनके बीच का 120 डिग्री ही रहता है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्बन है, इसका एक बॉन्ड जो है वो तो ये वाला है, स्लैंटिंग लाइन से हमने दिखा रखा है। लेकिन बाकी 3 बॉन्ड जो हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर होंगे। ये ये अभी मैंने आपको इन्वर्टेड वाई की फॉर्म में दिखा रही हूँ, पर अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं तो ये वाई की फॉर्म है, ये यहाँ देखिए, ठीक है। सिमिलरली हमने बैक कार्बन पे भी किया है, बैक कार्बन पे भी हम देख सकते हैं कि ये हमारा
वाई की फॉर्म में है, ठीक है। और इन सब के बीच का जो एंगल है दैट इज़ 120 डिग्री। ओके, तो ये आपका इन्वर्टेड की फॉर्म में, इन्वर्टेड वाई की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और जो वाई है सिंपल उसकी फॉर्म में भी हो सकता है। अच्छा, अब ये जो कार्बन कार्बन के जो बीच का बॉन्ड होता है, ये वाला जो बॉन्ड यहाँ पे देखिए, ये जो होती है ना स्लैंटिंग लाइन में, लोअर वाली कार्बन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ये फ्रंट कार्बन हम इसको बोलते हैं, मतलब कि टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होती है, और ये जो पीछे वाली बैक कार्बन है ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होती है। तो इसको हम हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, लोअर वाली नियर टू ऑब्जर्वर और अपर वाली जो है वो अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर होती है। तो हमेशा ये इस तरह से डायगोनल फॉर्म में आता है। आपको फर्स्ट कार्बन भी दिखाई देती है, सेकंड कार्बन भी दिखाई देती है, और उसके सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो हमें 120 डिग्री की एंगल पे मिलते हैं, फ्रंट कार्बन में भी और बैक कार्बन पे भी, ठीक है। तो इसकी वजह अब देखिए, ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड को हम इजीली जो है वो रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेशन के बाद जो है हमें कुछ और कॉन्फर्मेशन मिलेगी। पहले मैं ये वाली कॉन्फर्मेशन डिस्कस कर लेती हूँ। दो फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करेगा, तो कैसे ये एग्जिस्ट करता है वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की अगर हम रोटेशन देते हैं तो हमें दो फॉर्म्स मिलती हैं। एक फॉर्म जो होती है वो होती है एक्लिप्स्ड, और दूसरी जो होती है वो स्टैगर्ड। अब ये एक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म क्या हैं सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में। तो जैसे कि मैंने आपको मॉडल की हेल्प से दिखाया था, तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर। अगर अभी हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे ध्यान से, तो वाई के पीछे देखिए, बिल्कुल वाई की लाइन में ही वाई प्रेजेंट है, ये सॉरी पिंक वाली बॉल्स, ओके। तो ये वाई की इसमें ही एक ही लाइन में प्रेजेंट है। सिमिलरली हमारा ग्रीन वाली भी है, और ये ब्लू वाली भी है, ठीक है। मतलब कि एग्जैक्टली अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, तो आप देख सकते हो कि ब्लू के पीछे जो है वो ब्लू है, ग्रीन के पीछे ग्रीन है, और पिंक के ये पिंक के पीछे पिंक प्रेजेंट है। तो ये वाली जो कॉन्फर्मेशन होती है इसको हम बोल देते हैं एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन। इसमें या तो आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है फ्रंट कार्बन के और बैक कार्बन के, या तो वो दोनों जो हैं इन्वर्टेड वाई की फॉर्म में हो रहेंगे, या फिर दोनों जो हैं वो इस तरह से सिंपल वाई की फॉर्म में रहेंगे, फ्रंट कार्बन के भी और बैक कार्बन पे भी, ठीक है। दोनों जो है वो एक तरह से ही प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों के बीच का अगर मैं एंगल देखूं, ये देखिए, ये जो इसका ब्लू बॉल और इस ब्लू बॉल के बीच का जो एंगल है दैट इज़ 0 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री है, देखिए, है ना। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं तो ब्लू के पीछे ब्लू, ग्रीन के पीछे ग्रीन, और पिंक के पीछे पिंक है। तो ये होती है एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन। बट अगर मैं इस कॉन्फर्मेशन को 60 डिग्री की रोटेशन देती हूँ, 60 डिग्री की रोटेशन मीन्स ये देखिए, 60 डिग्री की रोटेशन से क्या फ़र्क पड़ता है ना। अब इस ब्लू बॉल में और इस ब्लू बॉल में अगर हम ये वाला एंगल देखते हैं, ये एंगल, ये जो है वो 60 डिग्री का एंगल है। ये कितना है? 60 डिग्री का एंगल, ये देखिए, है ना। ये इस तरह से आपके पास आ जाती है, ओके। तो अगर अब मैं देखूं तो मेरे पास देखिए फ्रंट कार्बन पे क्या है, इन्वर्टेड वाई, और बैक कार्बन पे मेरे पास क्या है, सिंपल वाई। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाई है। फ्रंट कार्बन पे इन्वर्टेड वाई और बैक कार्बन पे सिंपल वाई, तो ये होती है स्टैगर्ड। या ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पे जो है वो सिंपल वाई हो जाए और बैक वाली पे क्या हो जाए, इन्वर्टेड वाई हो जाए। तो वो भी पॉसिबल यहाँ पे है, किसी एक पे इन्वर्टेड होगी और किसी एक दूसरी पे ये आपकी सिंपल वाई होगी। तो ये होती है सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, जो कि मेल्विन स्पेंसर न्यूमैन ने 1952 में दी थी। जैसे सॉ हॉर्स जो है वो दो ही कार्बन एटम्स के लिए एप्लीकेबल थी, तो न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन भी दो ही कार्बन एटम्स के लिए, एडजेसेंट कार्बन एटम्स के लिए एप्लीकेबल होती है। और न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन जो है वो सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन का ही प्लेनर वर्जन है, ठीक है। जैसे उसमें हमें दो कार्बन एटम्स के बीच का जो बॉन्ड था वो हमें दिखाई देता था इस तरह से, ये बॉन्ड हमें
दिखता था वहाँ पे, इसको हम देख सकते थे। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है उसको हम ऐसे ना देख करके उसको ऐसे देखते हैं, अलोंग दी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड एक्सिस है उसके अलोंग, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो हमें किस तरह से दिखेगा ये। अब अगर मैं इसको यहाँ से देख रही हूँ, लेट अस सपोज कि मैंने इसको यहाँ से देखना शुरू किया, तो मुझे क्या है, जो फ्रंट कार्बन है उसके वजह से मुझे बैक वाला कार्बन जो है वो विजिबल नहीं हो पाता है। तो विजिबल नहीं हो पाता है तो फिर मैं लिखूँगी कैसे इन दोनों कार्बन्स के लिए। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला गया कि जो फ्रंट कार्बन है उसको तो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देती हूँ और जो बैक वाली कार्बन है उसको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दोनों कार्बन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेकिन यहाँ पे हम उस मॉलिक्यूल को देख ही ऐसे रहे हैं कि हमें फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन ही दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके बीच का जो बॉन्ड है वो हमें नहीं विजिबल हो रहा। तो यहाँ पे हम उसको दिखाते भी नहीं है उस बॉन्ड को। ठीक है, लेकिन इन दोनों कार्बन्स के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ओके, फिर बात आती है कि इनके सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसे करना है या इनके बॉन्ड्स को कैसे करना है, क्योंकि एक बॉन्ड तो इनके बीच में बना है, बाकी तीन तीन बॉन्ड जो है दोनों ही कार्बन के अभी भी बचे हैं। तो जैसे हमने 100 हर्ट्ज में किया था वैसे ही फ्रंट कार्बन के तीन सब्स्टिट्यूएंट्स को हम मैक्सिमम जो हमारी मैक्सिमम जो डिस्टेंस बनता है तीन बॉन्ड्स के बीच का वो 120 डिग्री के एंगल पे ही बनता है, जो कि वाई की फॉर्म में आता है ऐसे। ठीक है, तो उसको या तो हम सिंपल वाई की फॉर्म में लिखते हैं या फिर इन्वर्टेड वाई की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम बैक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स को भी लिखते हैं, वो भी आपका इन्वर्टेड या फिर सिंपल वाई की फॉर्म में होता है और सारे ही सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 120 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि किस तरह से स्ट्रक्चर को लिखना है, तो ये हो गया हमारा फ्रंट कार्बन। ठीक है, फ्रंट कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट जो कि मैंने इन्वर्टेड वाई की फॉर्म में लिखे हैं, और ये बैक कार्बन जो है सर्कल, सर्कल के सब्स्टिट्यूएंट भी हमने इन्वर्टेड की फॉर्म में, इन्वर्टेड वाई की फॉर्म में रखे हैं। बस फ़र्क क्या है कि जो हमारे बैक कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं उनको हम छोटा दिखाते हैं एज़ कंपेयर टू फ्रंट कार्बन के बॉन्ड से। क्यों, देखिए अगर हम इसको ऐसे देखते भी हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना मॉलिक्यूल को, तो हमें किस तरह से विजिबल हो रहे हैं कि ये हमें बड़ा बॉन्ड दिख रहा है और जो इसके पीछे वाला बॉन्ड है वो छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसी वजह से हम इन बॉन्ड्स को ऐसे लिखते हैं कि फ्रंट कार्बन के बॉन्ड जो हैं वो थोड़े बड़े होंगे एज़ कम्पेयर टू बैक कार्बन के बॉन्ड्स के। ठीक है, और जो बैक कार्बन के बॉन्ड होंगे वो सर्कल तक ही लाने हैं। यही मतलब है कि ये बॉन्ड जो है रेड वाला वो बैक कार्बन से अटैच्ड है, ना कि फ्रंट से। ठीक है, फ्रंट से जो हम जोड़ेंगे वो फ्रंट वाले ही सब्स्टिट्यूएंट्स को जोड़ेंगे। क्लियर है, तो एक तरीका तो ये था इसको लिखने का। दूसरा तरीका ये है कि फ्रंट कार्बन को सॉलिड लाइन से दिखा दो और जो बाकी बैक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको डैश लाइन से दिखा दो। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे 100 हर्ट्ज रिप्रेजेंटेशन में दो फॉर्म्स हमारे पास बन रही थी, एक एक्लिप्स्ड और एक स्टैगर्ड, उसी तरह से न्यूमन प्रोजेक्शन में भी हमारे पास दो फॉर्म्स बनती हैं। ठीक है, एक और चीज़ कि जो हमारी न्यूमन प्रोजेक्शन होती है वो 100 हर्ट्ज रिप्रेजेंटेशन का कंप्रेस्ड वर्जन होता है। ये ऐसे लगता है कि हमने इस जो 100 हर्ट्ज रिप्रेजेंटेशन थी उसको कंप्रेस कर दिया है, बिल्कुल कंप्रेस कर दिया है। ठीक है, तो ये इसका कंप्रेस्ड फॉर्म भी होती है। अच्छा, फिर बात आती है कि एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म की। तो देखिए जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया था आपको कि स्टैगर्ड का मतलब होता है कि जो फ्रंट कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो पीछे वाली कार्बन के साथ बिल्कुल ओवरलैप्ड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे वो प्रेजेंट रहते हैं और उनके बीच का जो एंगल होता है दैट इज़ 0 डिग्री। ये देखिए, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ देखूँ तो ब्लू के पीछे ब्लू है, ग्रीन के साथ यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पिंक के साथ पिंक है। ठीक है, तो ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है, इसमें हमारे पास सारे 0 एंगल डिग्री पे प्रेजेंट रहते हैं ये। ओके, फिर बात आती है कि स्टैगर्ड क्या होता है। अब देखिए एक्लिप्स में क्या था, या तो दोनों जो होंगे वो वाई इन्वर्टेड होंगे या दोनों ही क्या होंगे आपके पास, दोनों ही सिंपल वाई होंगे। ठीक है, लेकिन जो स्टैगर्ड होती है जैसे कि हमने 100 हर्ट्ज में भी देखा था कि स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन में हमने सिंपल उसको रोटेट किया था, जैसे ये है। ओके, अब ये तो थी एक्लिप्स, अगर मैं इसको रोटेट कर देती हूँ 1 सॉरी
60 डिग्री से, ठीक है, ये मैंने कर दिया 60 डिग्री से रोटेट। तो अभी देखिए इस ब्लू में और इस वाली ब्लू में जो है वो क्या है, 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनता है। तो ये बनती है हमारी स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। इस पे जो है सारे के सारे बॉन्ड जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे कि मिनिमम रिपल्शन इनको मिले, ठीक है। तो जो स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन होती है ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन होती है एज कम्पेयर टू एक्लिप्स। एक्लिप्स जो है लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। देखो कॉन्फर्मेशंस तो हैं वो हम करेंगे अभी डिटेल में। कॉन्फर्मेशन तो ये भी कॉन्फर्मेशन है, जब मैंने इसको थोड़ा और रोटेट किया तो वो भी अलग कॉन्फर्मेशन है, फिर मैंने उसको और रोटेट किया तो अलग कॉन्फर्मेशन है। इस तरह से कॉन्फर्मेशंस तो बहुत सारी बनती रहती हैं, ठीक है। लेकिन हम एक्सट्रीम पोजीशन वाले या तो लीस्ट स्टेबल या मोस्ट स्टेबल की बात कर रहे हैं। तो लीस्ट स्टेबल जो है वो एक्लिप्स्ड है, जब सारे सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे के पीछे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये आपकी लिस्ट स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन होगी, तो रिपल्शन होने की वजह से ये आपकी जो है लिस्ट स्टेबल बन जाएगी। लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो आपके 60 डिग्री पे प्रेजेंट हैं, मतलब कि मैक्सिमम ऐसी जगह पे प्रेजेंट है जहाँ पे कि मिनिमम रिपल्शन उनको ऑब्जर्व होगी, तो वो वाली कॉन्फर्मेशन जो होती है वो मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन होती है, दैट इज़ स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन, ठीक है। तो ये जो एंगल है यहाँ पे ये 0 होता है और यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल होता है। तो ये तभी पॉसिबल है अगर एक जो फ्रंट कार्बन पे अगर इन्वर्टेड वाई है तो बैक कार्बन पे सिंपल वाई होगा, और अगर फ्रंट कार्बन पे सिंपल वाई है तो बैक पे इन्वर्टेड वाई होगा। जबकि एक्लिप्स्ड फॉर्म में दोनों ही कार्बन पे या तो इन्वर्टेड होगा या दोनों पे ही सिंपल वाई होगा, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस थी जिसकी हेल्प से हम किसी भी 3D मॉलिक्यूल को 2D पेपर पे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी रिप्रेजेंटेशंस अच्छे से आ गई होंगी। तो अब के लिए थैंक यू वेरी मच।